Dear students, this is the second section of this story, The Midnight Visitor. Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missile. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. मैक्स एक दूसरा डिटेक्टिव है, जासूस है। मैक्स एक दुबला पतला और बौने कद का व्यक्ति था और वह हल्के रूप से लोमड़ी की आकृति, इसका मुखाकृति लोमड़ी की जैसी थी। चेहरे का शक्ल लोमड़ी जैसा था। लोमड़ी का लोमड़ी की मतलब नुकीली मुखाकृति लिए हुए उसका चेहरा था, ऐसा मतलब उसका फीचर था। और इसके हाथ में बंदूक के अलावा तो ऐसा कुछ नहीं था स्पेशली जो खतरनाक दिखता हो। बस केवल एक बंदूक थी जिसके कारण वह खतरनाक दिखता था। नहीं तो जो उसका शारीरिक डील था, उस शारीरिक बनावट से वैसा कोई भयावह वो दिखाई नहीं देता था। तो उसने बुदबुदाते हुए कहा, तो वह रिपोर्ट, वह दस्तावेज जो आपके पास या जो तुम्हारे पास जो लाया जा रहा है आज की रात, जो नए प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल से संबंधित है, जो लाया जा रहा है, मैं सोचता हूँ कि मैं वह तुमसे दस्तावेज ले लूँ और तुम्हारे हाथ के बजाय मेरे हाथ में ज़्यादा यह सुरक्षित रहेगा। यह दस्तावेज तुम्हारे हाथ के बजाय मेरे हाथ में ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। Ojabal moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the table with the management this time, and you can bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window, against which now the night was pressing blackly. Balcony? Max said, with a rising inflection. No, a pass key. I didn't know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. ओजबल एक आराम कुर्सी की तरफ बढ़ा और धड़ाम से बैठ गया। मैं इस बार प्रबंधक के साथ लड़ने जा रहा हूँ, उसे ये शिकायत करने जा रहा हूँ। बाजी लगा सकते हो इस पर? उसने गुस्साते हुए कहा, यह महीने का दूसरी बार है, महीने में यह दूसरी बार है। दूसरी बार किसी ने मेरे रूम में बालकनी के माध्यम से, छज्जे के माध्यम से प्रवेश किया है। फॉलर की आंखें रूम के एक सिंगल खिड़की की तरफ गईं। यह एक साधारण खिड़की थी, जिस खिड़की पर अब रात्रि ने काली चादर बिछा रखी थी।
यानी खिड़की पे रात्रि की कालिमा थी, अंधेरापन था। तो मैक्स ने बढ़ती चिंता के साथ कहा कि बालकनी, छज्जा? नहीं, मैं बालकनी के माध्यम से नहीं आया। मेरे पास पास की मास्टर चाबी, पास की के माध्यम से मैं आया हूँ। मैं नहीं जानता हूँ बालकनी के बारे में, नहीं तो अगर मैंने जाना होता तो यह छज्जा, जो परेशानी मुझे मालूम है, जो कष्ट मुझे मालूम हुए, कष्ट मालूम जो हुआ, जिस कष्ट को मैंने, परेशानी को मैंने जाना, उस परेशानी से इस बालकनी ने मुझे बचा दिया होता। अगर मुझे मालूम होता कि यह बालकनी है, मैं तो पास की के माध्यम से मैंने दरवाज़ा खोल करके रूम का मैं आया हूँ। इट्स नॉट माई बालकनी, Ozabal said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be part of a large unit, and the next room, through that door there, used to be the living room. It had the balcony, which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. जबुल ने काफ़ी चिढ़ते हुए कहा कि यह मेरी छज्जा नहीं है, यह मेरी बालकनी नहीं है। यह बालकनी एक दूसरे अपार्टमेंट का है, अगले अपार्टमेंट का है, अगले कमरे का है। उसने फॉलर को देखा समझाते हुए, फॉलर पर उसने नज़र डाली, फॉलर को देखा। आप देखते हैं, उसने कहा, यह रूम एक बड़े मकान का हिस्सा हुआ करता था, और अगला रूम जिसके दरवाजे से मैंने एक लिविंग रूम हुआ करता था, इसका दरवाज़ा है, वहाँ पे एक लिविंग रूम हुआ करता था, और इसमें एक बालकनी था। जो बालकनी मेरी खिड़की के नीचे तक वो बालकनी फैला हुआ है। इस पर आप इस बालकनी पर चढ़ सकते हैं और इस खाली रूम में प्रवेश कर सकते हैं। 2 दरवाजे नीचे हैं, तो आप इस खाली रूम से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। किसी ने प्रवेश किया पिछले महीने, और प्रबंधक ने तो वादा किया था इसे बंद करवा देने का, लेकिन उन लोगों ने बंद करवाया नहीं है। Max glanced at Fowler. Who was standing stiffly not far from Ojabal, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. You have a wait of half an hour, I think. 31 minutes, Ojabal said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. The little spy smiled evilly. And we wish we knew how your people got the report. But no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? Max
ने फाउलर को देखा, जो फाउलर अजबुल से ज़्यादा दूर नहीं, वो अकड़ कर खड़ा था। तो उसके तरफ पिस्टल बंदूक लहराते हुए आदेशात्मक भाव से कहा, कृपया आप बैठ जाइए। उसने कहा, और हम लोगों को अभी आधे घंटे इंतज़ार करना है, जैसा कि मैं सोचता हूँ। तो अजबुल ने आवेश में कहा कि 31 मिनट्स, 31 मिनट, अपॉइंटमेंट 12:30, 12:30 बजे का था मिलने का, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये जानूँ कि तुमको यह रिपोर्ट के बारे में कैसे जानकारी हुई, कैसे जाना तुमने मैक्स? तो मैक्स ने बड़ी कुटिलता से मुस्कुराया, कहा कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जाने कि कैसे तुम्हारे लोग को रिपोर्ट मिलता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन कोई हानि नहीं की गई है। मैं इसे वापस आज की रात ले लूँगा। अब यह क्या? दरवाजे पर कौन है? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Ojeval just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. Max bit his lips nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Ojeval asked. If I don't answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot you. दरवाजे पर एक अचानक दस्तक को सुनकर हॉलर उछल पड़ा और अजबुल इस पर मुस्कुरा दिया। अजबुल ने कहा कि पुलिस होगी। मैंने सोचा था कि यह एक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जैसा कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जिसका, दस्तावेज का। तो उस दस्तावेज का मतलब एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए मैंने पुलिस को बताया था कि आप चेक कर लें कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है कि नहीं। तो मैंने पुलिस को बुलाया था सुनिश्चित करने के लिए पेपर की सुरक्षा हेतु। तो मैक्स घबरा कर उसने अपने ओठ काटा, यानी ओठ दबाया, और फिर दस्तक को दोहराया गया दरवाजे पर। अजबुल ने पूछा कि मैक्स, अब तुम क्या करोगे? दरवाजे पर पुलिस है। अगर मैं दस्तक का जवाब नहीं देता हूँ तो पुलिस किसी न किसी तरह प्रवेश कर जाएगी। दरवाज़ा अनलॉक्ड है, लगाया हुआ नहीं है, लॉक किया हुआ नहीं है। आओ, वे तुम्हें पिस्टल के साथ देखेंगे तो पुलिस तुम्हें शूट करने से ज़रा सा भी नहीं हिचकिचाएगी। Max's face was black with anger. As he backed swiftly towards the window, he swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away, or I'll shoot and take my chances. The knocking at the door became louder
and a voice was raised, Mr. Ozable, Mr. Ozable. मैक्स का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया, जैसा कि वह खिड़की की तरफ तेजी से पीछे हुआ, खिड़की की तरफ पीछे हटकर खिड़की के पास गया और एक पैर खिड़की की चौखट पर उसने रखा और उसने चेतावनी दी कि उन पुलिस को रवाना कर दो, मैं बालकनी में इंतज़ार करूंगा और उन्हें रवाना कर दो, और नहीं तो मैं गोली चला दूंगा और भागने का अन्य अवसर खोजूंगा, भाग जाऊंगा किसी न किसी तरह गोली चलाकर। अब दरवाजे पर की दस्तक और तेज हो गई और आवाज़ आई, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. The doorknob turned. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly. अपने शरीर को मरोड़ते हुए ताकि बंदूक उस मोटे आदमी ओजेबल और उसके अतिथि फॉलर को कवर कर सके, उस पर पिस्तौल का निशाना बनाते हुए वह आदमी खिड़की के पास जाकर खिड़की के फ्रेम को पकड़ लिया अपने एक फ्री हाथ से अपने आप को संभालने के लिए, और तब उसने दूसरा पैर खिड़की के चौखट पर रखा, पैर उठाया और खिड़की के चौखट के ऊपर रखा। The doorknob turned. The doorknob turned. Swiftly, Max pushed his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then he screamed once shrilly. दरवाजे का नॉब हैंडल घुमा और तेजी से मैक्स अपने बाएं हाथ से अपने आप को धक्का दिया, अपने को फ्री करने के लिए खिड़की के चौखट से, और बालकनी में अपने आप को गिराने के लिए, कूदने के लिए वह पुश किया अपने को। वह बालकनी में कूदा, वह गिरा, लेकिन वह एक बार फिर बड़े जोर से चीख के साथ गिरा। Because there was no balcony, he fell down from the 6th floor to the ground and met his end. The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle, and two glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle, and left the room. White-faced Fowler stared after him, but he stammered the polish. There were no polish. Ozebel sighed. Only Henry, whom I was expecting. But won't that man out on the balcony? Fowler began. No, said Ozebel. He won't return. You see, my young friend, there is no balcony. दरवाज़ा खुला और वेटर
एक ट्रे के साथ वहाँ खड़ा था, जिस ट्रे में बोतल और 2 ग्लास थे। यह आपका ड्रिंक है, जिसका मैंने पेय पदार्थ है जिसका आपने आदेश दिया था जब आप लौट रहे थे। तो उसने कहा, और उसने टेबल पर ट्रे को रख दिया और बड़ी कुशलता से बोतल का कॉर्क खोल दिया और रूम से रवाना हो गया वो बेटा। अब भय के मारे फॉलर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। तो अपने सफ़ेद चेहरे के साथ फॉलर ने उस वेटर को फॉलर ने देखा, एकटक से देखा। फॉलर की नज़रों ने उस वेटर की पीछा की। इसके बाद लेकिन फॉलर ने उजबल को देखकर कहा कि हकलाते हुए कहा, क्या पुलिस किधर है? तो फॉलर ने आह लेते हुए कहा, केवल ये वेटर हेनरी नामक वेटर था जिसकी मैं आने की आशा कर रहा था, और कोई पुलिस नहीं थी। लेकिन क्या वो आदमी बालकनी में नहीं होगा बाहर? फॉलर ने कहा। तो जब ने कहा कि नहीं, वह कभी नहीं लौटेगा। अब देखते हैं मेरे युवा फ्रेंड, वहाँ कोई बालकनी नहीं है, कोई छज्जा नहीं है। He fell down from the 6th floor to the ground and died. Dear students, I'll try to satisfy you answering this question. How has Max got in? मैक्स अंदर कैसे प्रवेश करता है, कैसे अंदर आता है? तो मैक्स हैज गॉट इन द रूम by using a pass key for unlocking Ujabul's room. How does Ujabul say he got in? Ujabul says that he has got into the room through the balcony that belongs to the next apartment. Question number 1. Ujabul didn't fit any description of a secret agent Fowler has ever read. What do secret agents in books and films look like, in your opinion? Discuss in groups or in class some stories or movies featuring spies, detectives, and secret agents, and compare their appearance with that of Ujabul in this story. You may mention characters from fiction in languages other than English. In English fiction, you may have some across Sherlock Holmes, Hercule Poirot, and Miss Marple. Have you watched any movies featuring James Bond? तो फाउलर ने जितने ब्रितान जासूसों के
फॉवलर ने जितने वृत्तांत जासूसों के पढ़े, ओजेबल उनमें कहीं फिट नहीं होता था। तो किताबों और फिल्मों में आपके विचार से जासूस कैसे दिखते हैं? समूह तथा कक्षा में कुछ कहानियों और फिल्में जिनमें जासूस हों चर्चा करें और उनकी रूपरेखा की ओजेबल के साथ तुलना करें। The detectives or secret agents of fiction and films I have read and seen are attractive and fleeting personalities. Almost all of them are slim, active, smart, daredevils, young persons. They are intelligent, alert, and have a presence of mind who can handle any situation successfully. They can operate all kinds of weapons, drive all kinds of vehicles, even aeroplanes. They are good jumpers, climbers, runners, and fighters. They can encounter or attack a group of enemies single-handed. In short, they can do anything to achieve their mission. They can do anything to achieve their mission. There is no doubt that Oedipus doesn't fit any description of secret agent as far as outer appearance is concerned. There is no doubt that Oedipus doesn't fit any description of a secret agent as far as outer appearance is concerned. He is very fat, slow, sluggish, and sloppy. But otherwise, he has all the traits of a good spy. He is alert, intelligence. He is alert intelligence, has presence of mind. He has alert intelligence and presence of mind and manipulates situation in his favor. The fact that he outwits Max and gets rid of him proves it. How does Oedipus manage to Max believe that there is a balcony attached to his room? Look back at his detailed description of it. What makes it a convincing story? तो the detailed description Oedipus gives of the balcony and the story, he fabricates around it and anger he shows towards the manager for paying no attention to his complaint, his statement, "This is the second time in a month that somebody has got into my room
and room through the nuisance of a balcony. All these make his story of balcony look convincing and true. Looking back at the story, when do you think Oswald thought of his plan for getting rid of Max? Do you think he had worked out his plan in detail right from the beginning, or did he make up a plan taking advantage of events as they happened? Oswald thought the plan of getting rid of Max when he encountered him in his room. He showed a little surprise, but he was not scared. Keeping cool, showing presence of mind, he quickly worked out the details how to get rid of Max. He would first suggest an escape, then scare Max and force him to escape. He had ordered the drinks to be brought to his room. The waiter was supposed to come anytime. He would think that even to So he had ordered the drinks to be brought to his room. The waiter was supposed to come anytime. He would exploit that event to scare Max by mentioning that it was the police whom he had called for the extra protection. Max would like to escape the police. To escape, he framed the convincing story of the balcony. He told Max that he must have entered his room through the balcony attached to the room. Twice in a month, someone had entered through this balcony under this window, and that he was very angry with the management for not attending to his complaint. It was pitch dark outside. He took advantage of it and indirectly suggested Max the way to an easy escape. Then there was a knock at the door by the waiter. He told Max that it will be the police whom he had called for extra protection and security. Max got scared and jumped through the window onto the so-called balcony and met his end. Thus, we see the Oswald had worked out the details right from the beginning. It's the end of the lesson 3, a story titled The Midnight Beaters. Thanks.